हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन बिलियन चैप्टर के पार्ट 2 को देखने वाले हैं। तो आई होप आप लोगों ने पार्ट 1 देख लिया होगा। अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 का वीडियो का लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ से जाके आप लोग आसानी से देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बिलियन चैप्टर को देखने वाले हैं, जो कि ये पार्ट 2 है। और ये चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, और ये 15 से 20 नंबर हर एक बार इस चैप्टर से पूछा जाता है। चलते हैं, बिना देरी करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग फाइनली आ गए हैं बिलियन चैप्टर के पार्ट 2 की तरफ। तो चलते हैं, बिना देरी करते हुए पार्ट 2 की शुरुआत करते हैं। तो थोड़ा याद दिला देता हूँ कि पार्ट 1 में हम लोग मोल प्रभाज या मोलंश तक देखे थे, यहाँ तक हो गया था, और ये दोनों नोट भी बता दिया था। तो चलते हैं अब अगले हेडिंग की तरफ। आपका अगला हेडिंग है मोलरता। आप सोच पा रहे होंगे कि मोल भी लिखा है, तो मोल पहले वीडियो में भी बता दिया हूँ मैं, तो एक बार और बता देता हूँ क्योंकि इसका ज़रूरत पड़ने वाला है। तो मोल का डिफिनेशन भी बता दे रहे हैं। मोल पदार्थ का भार तथा पदार्थ का अणुभार के अनुपात को ही मोल कहते हैं। इसका अगर फार्मूला याद है तो डिफिनेशन भी आप बना सकते हैं। तो एन बराबर W/m होता है, जिसमें W आपका है पदार्थ का भार, वेट, और m जो है मॉलिक्यूलर वेट यानी अणुभार है। तो चलते हैं आपके अगले हेडिंग की तरफ, मोलरता को देख लेते हैं। तो मोलरता जो है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम में, यह पूछता है, इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो चलते हैं, देख लेते हैं। मोलरता का पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। इसका डिफिनेशन बोलेंगे कि 1000 बिलियन में उपस्थित मोलों की संख्या ही मोलरता कहलाती है, और इसका मात्रक जो है मोल पर लीटर होता है, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसका मात्रक भी पूछ लेता है। तो चलते हैं, देख लेते हैं अब अगला, इसका जो फार्मूला इसको देख लेते हैं। इसका फार्मूला जो है मोलरता को कैपिटल M से दर्शाते हैं, ये भी जान लीजिए। और मोलरता इक्वल टू होता है इसका फार्मूला पदार्थ की मोलों की संख्या, जिसे n से डिनोट करते हैं, और बटे आयतन V, यानी ये आपका लीटर में रहेगा। तो पदार्थ के मोलों की संख्या बटे आयतन, ये आपका मोलरता का फार्मूला है। और हम जानते हैं कि m जो है आपका मोलरता है, और ये आपका पदार्थ की मोलों की संख्या पे n बटे v हो जाएगा, क्योंकि पदार्थ की मोलों की संख्या को n से डिनोट करते हैं तो n लिख सकते हैं, और आयतन को वॉल्यूम यानी आयतन होता है तो v लिख सकते हैं। तो मोलरता बराबर n/v हो जाएगा। तो फिर आगे देखेंगे कि मोलरता जो है, मोलरता इक्वल टू n/v, अगर 1000 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ml में हो जाएगा। और ये फार्मूला जो है आपका लीटर के लिए, अगर ml में आपका न्यूमेरिकल आ जाता है तो इस तरह से फार्मूला का यूज करेंगे। और इसी में देख लेते हैं कितने तरीके से और बन सकता है। तो n बराबर W/m, ये आपका मोलरता, ये आपका मोल का फार्मूला है, हम लोग जान लिए हैं। तो चलते हैं आगे, देख लेते हैं। m बराबर मोलरता जो है आपका W/m हो गया, और बटे v जो है आपका v है, और एक किसी के भी बटे में एक लिख सकते हैं। तो इसका जो गुणा कराएंगे ऊपर ऐसे करके, W/m इंटू जो है आपका v हो जाएगा यहाँ पर। और ये आपका केवल लीटर के लिए है, अगर ml में रहेगा तो 1000 से गुणा करा देंगे। तो यहाँ पर इस फार्मूले को यूज में ले सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं वही किया गया है। m बराबर लिख सकते हैं W/m हो गया, और इस ये जो है आपका बटे में, बटे के बटे में इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा, और एक ऊपर चला जाएगा, तो वही हुआ है m बराबर मोलरता बराबर W/m इंटू में v, और ये केवल लीटर के लिए है। अगर 1000 से इसी में मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये ml में यूज कर सकते हैं। तो आपके न्यूमेरिकल में इस तरह से भी यूज ले सकते हैं अगर ml में पूछेगा तो आई होप आप लोगों ने मोलरता को समझ लिया होगा। तो चलते हैं अब अगले नेक्स्ट हेडिंग पर। तो हम लोग मोलरता पर आ गए। आपका अगला हेडिंग है मोलरता, और इसको मोलैलिटी कहते हैं। और पीछे देखे हैं कि मोलरता जिसको मोलैलिटी कहते हैं, और मोलरता भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ये मोलरता उतना बार कभी कभार पूछता है, पूछा नहीं गया है अभी तक। तो इसको भी देख लेते हैं। इसका डिफिनेशन बोलेंगे कि 1000 ग्राम बिलियन में किसी भी पदार्थ के जितने मोल घुले होते हैं उसे ही मोलरता कहते हैं, और इसका मात्रक मोल पर किग्रा होता है, इसे m से
दर्शाते हैं यानी स्मॉल एम से, मोलरता को कैपिटल एम से दर्शाते हैं, और उसका जो है आपका मात्रक होता है मोल पर लीटर होता है, आपका मोलरता जो है मोल पर केजी होता है, और इसमें 1000 ग्राम बोले हैं और उसमें 1000 ml बोलेंगे, डिफिनेशन वही रहेगा। तो मोलरता का जो है आपका फार्मूला देख लेते हैं। मोलरता बराबर होता है पदार्थ के मोलों की संख्या यानी n और बटे आयतन, यहाँ पर केजी में बस हो जाएगा, बाकी वही सब रहेगा। मोलरता जो है आपका केजी में होता है और मोलरता जो है आपका ml या लीटर में होता है। तो इसको देख लेते हैं। तो स्मॉल एम से दर्शाते हैं इसको, मोलरता को, m बराबर n/v, इसकी जगह पे आपका n हो गया और v आयतन हो गया, इसमें केजी में है तो केजी में लिख दिए, और इसको अगर 1000 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 1 ग्राम में बन जाएगा। तो फार्मूला यही है, यहाँ पर केवल 1000 का गुणा हुआ है, तो ये आपका फार्मूला जो है ग्राम में बन गया है। तो दोनों तरह से यूज कर सकते हैं, जिस तरह से न्यूमेरिकल आएगा। तो चलते हैं आपके अगले हेडिंग पे। आपका अगला हेडिंग है एन फैक्टर, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एन फैक्टर जो है हर एक न्यूमेरिकल में आ जाता है, तो चलते हैं देख लेते हैं। एन फैक्टर बराबर होता है अम्लता या क्षारता का या धनायन या ऋणायनों की संख्या, यानी एच या प्लस और माइनस दोनों को बताता है, या एच प्लस यानी अम्लता यानी ओ या ओ एच माइनस यानी क्षारता को भी बताता है। अम्लता और क्षारता यानी प्लस और माइनस दोनों को बताता है। तो आगे जानेंगे कि एन फैक्टर क्या होता है, जब क्वेश्चन आएगा तो और क्लियर हो जाएगा, और एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन जो है दिया है 100 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल के तुल्यांकी भार की गणना करना है। अब आपका नेक्स्ट आता है तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार क्या होता है? तुल्यांकी भार जो है आपका, इसको ई से दर्शाते हैं, और तुल्यांकी भार बराबर होता है अणुभार यानी मॉलिक्यूलर वेट बटे एन फैक्टर। तो एन फैक्टर जो है आपका, अभी एन फैक्टर को बताएं अम्लता या क्षारता या धनायन या ऋणायनों की संख्या होता है। तो इसका तुल्यांकी भार को इस तरह से लिख सकते हैं कि तुल्यांकी भार ई हो गया बटे मॉलिक्यूलर वेट यानी एम हो गया, एन फैक्टर को एन से दर्शाते हैं। इसको सॉल्व करेंगे कि यहाँ पर अणुभार जो है आपको निकालना पड़ेगा सल्फ्यूरिक अम्ल का। तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल का हम लोग जानते हैं कि सूत्र होता है H2SO4, और इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो 2 हो गया, इंटू में हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, प्लस करेंगे सल्फर जो है आपका 16 यानी 32 होता है परमाणु भार, प्लस करेंगे ऑक्सीजन आपका 16 होता है, तो आगे 4 है तो 4 से गुणा करा देंगे, इंटू में 16, तो टोटल काउंट करेंगे 2 कम नम 2 और 32 2 34 हो गया, प्लस करेंगे 16 चौको 64 हो गया, 4 4 8 हो गया, 6 3 9 हो गया, 98 आपका H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट निकल के आ गया। तो 98 लिखेंगे ऊपर, और एन फैक्टर इसमें H2SO4 जो है H प्लस आयन देता है, तो H प्लस हो गया, तो कितना प्लस हो गया, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो 2 प्लस आपका निकल के आ गया, तो एन फैक्टर 2 हो जाएगा। तो इसको भाग करेंगे 2 चौको 8, 1 बचा 2 9 18, यानी आपका 49 निकल के आ गया, 49 ग्राम आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग एन फैक्टर और तुल्यांकी भार को निकालते हैं। तो आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। आपका अगला हेडिंग है ग्राम तुल्यांक। तो इसको देख लेते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट। तो इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। किसी पदार्थ के भार तथा उसके तुल्यांकी भार के अनुपात को ही उस पदार्थ का ग्राम तुल्यांक कहते हैं। इसका फार्मूला देख लेते हैं। होता है पदार्थ का भार यानी W, पदार्थ का तुल्यांकी भार यानी E। ग्राम तुल्यांक बराबर होता है पदार्थ का भार बटे पदार्थ का तुल्यांकी भार। इसमें भी एक क्वेश्चन दिया है, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है आपका 100 ग्राम H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल वाले विलयन में H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के ग्राम तुल्यांक की गणना करना है। तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हल लिखेंगे, H2SO4 का भार जो है 100 ग्राम यहाँ पर दे दिया है, तो 100 ग्राम लिख लेंगे, और पूछा गया है H2SO4 के ग्राम तुल्यांक की गणना करना है। तो ग्राम तुल्यांक का हम लोग जानते हैं कि फार्मूला होता है पदार्थ का भार बटे पदार्थ का तुल्यांकी भार।
अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आता है कि ग्राम तुल्यांक क्या होता है। तो ग्राम तुल्यांक पदार्थ का भार बटे पदार्थ का तुल्यांकी भार होता है। ये आपका फार्मूला हो गया। तो ग्राम तुल्यांक यहाँ पर निकालना है। तो ग्राम तुल्यांक निकालने के लिए सबसे पहले आपको H2SO4 का अणुभार निकालना होगा। अभी पीछे बताया हूँ। तो पूरा टोटल निकालेंगे, बता दिया हूँ, 98 आएगा। तो यहाँ पर ग्राम तुल्यांक निकालने से पहले हम लोगों को तुल्यांकी भार निकालना पड़ेगा, क्योंकि तुल्यांकी भार निकलेगा तभी आपका ग्राम तुल्यांक निकलेगा। तो तुल्यांकी भार निकाल लेते हैं। तुल्यांकी भार E बराबर होता है पदार्थ का अणुभार बटे N फैक्टर। अभी पीछे तुरंत बताया हूँ। तो पदार्थ का अणुभार निकालेंगे तो 98 यहाँ पर आ जाएगा। तो N फैक्टर भी निकालेंगे तो हो जाएगा। तो 49 आपका हो गया। ये आपका तुल्यांकी भार निकल करके आ गया। तो ग्राम तुल्यांक का फार्मूला लाएंगे यहाँ पर। तो ग्राम तुल्यांक बराबर होता है पदार्थ का भार यानी W बटे पदार्थ का तुल्यांकी भार यानी E। तो W आपका 100 ग्राम दिया है और तुल्यांकी भार यहाँ पे हम लोगों ने 49 निकाल लिया हूँ। तो 49 को और 100 में डिवाइड करेंगे यानी भाग देंगे तो 2.04 ग्राम आपका आंसर निकल के आएगा। तो आई होप आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की तरफ चलते हैं। आपका अगला हेडिंग आ गया नॉर्मलता, जिसे नॉर्मेलिटी कहते हैं, और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलते हैं, इसको भी देख लेते हैं। तो इसका डिफिनेशन सबसे पहले देखेंगे कि 1 लीटर विलायक में किसी भी पदार्थ के जितने ग्राम तुल्यांक घुले होते हैं उसे ही उस पदार्थ का नॉर्मलता कहते हैं। तो इसका मात्रक जो है नॉर्मलता का ग्राम तुल्यांक पर लीटर होता है और इसे कैपिटल एल से दर्शाते हैं। तो नॉर्मलता का फार्मूला जो है ग्राम तुल्यांक बटे आयतन लीटर में होता है। ये आपका सिंपल सा नॉर्मलता का फार्मूला है और इसको कितने तरीके से बना सकते हैं इसको देख लेते हैं। तो ग्राम तुल्यांक जो है आपका होता है पदार्थ का भार यानी W बटे पदार्थ का तुल्यांकी भार यानी E होता है। तो ग्राम तुल्यांक यहाँ से निकाल लिए और नॉर्मलता को देखते हैं। तो नॉर्मलता W/E हो जाएगा। यहाँ पर ग्राम तुल्यांक की जगह पे W/E यानी पदार्थ का भार, पदार्थ का तुल्यांकी भार बटे रख सकते हैं। तो N बराबर हम लोग W/E और नीचे आयतन जो है आपका V यहाँ पर रख दिए और बटे में 1 लिख सकते हैं। तो इसको इस तरीके से बनाएंगे कि N बराबर हो जाएगा आपका W/E इंटू कर देंगे यहाँ पर, ये जो है आपका नीचे जो होता है ऊपर चला जाता है तो यहाँ 1 लिख देंगे और ये V आपका है जो यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो W कम W होगा बटे E इंटू V होगा। तो ये आपका नॉर्मलता का फार्मूला एक नया आ गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ही वही हुआ है। तो N बराबर डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिए हैं कि W/E इंटू V यानी लीटर में। अब इसी को अगर लीटर है तो ml में बनाने के लिए N बराबर W/E इंटू V इंटू में 1000 लिख देंगे, आपका ये ml में हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को नॉर्मलता पूरा समझ में आया होगा। तो चलते हैं अब अगले हेडिंग की तरफ चलते हैं। तो आपका अगला नेक्स्ट हेडिंग जो है आता है तनुता समीकरण किसे कहते हैं, ये कभी कभार पूछ सकता है। तो चलते हैं इसको भी देख लेते हैं। इसका डिफिनेशन सबसे पहले देखेंगे कि तनुता समीकरण अगर किसी विलयन में पानी मिलाकर विलयन को तनु कर देते हैं यानी फीका कर देते हैं तो विलय के ग्राम तुल्यांक समान रहता है, मतलब बदलता नहीं है, वही रहता है। जो पहले रहेगा वही बाद में भी। अतः यह तनुता समीकरण N1 इंटू V1 इक्वल टू N2 इंटू V2 होता है, मतलब कि ये तनुता समीकरण का सूत्र है। तो इसको देख लेते हैं कि कैपिटल N1 जो है आपका क्या है। तो N1 जो है आपका तनु करने से पहले विलयन को मतलब कि विलयन को तनु करने से पहले पूर्व मतलब पहले विलयन का नॉर्मलता है ये आपका। और V1 जो है आपका तनु करने से पहले विलयन का आयतन है, यानी ये कैपिटल N है नॉर्मलता है और V जो है कैपिटल ये आपका आयतन है। तो N2 जो है आपका तनु करने के बाद का विलयन का जो है नॉर्मलता हो जाएगा और कैपिटल V2 जो है आपका तनु करने के बाद विलयन का जो है आयतन हो जाएगा। तो इसी से एक और फार्मूला निकल के आता है कि M1 V1 और इक्वल टू M2 इंटू V2। ये भी कभी कभी इस पर भी न्यूमेरिकल आ जाता है
और किसी कभी कभी इस पर भी आ जाता है। तो ये दोनों समीकरण जो है आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर इसको रख दिया हूँ। तो चलते हैं आपके अगले हेडिंग की तरफ, जो कि है आपका आता है फार्मलता। इसको देख लेते हैं। तो फार्मलता आपका अगला है। फार्मलता का डिफिनेशन देख लेते हैं कि 1 लीटर विलायक में किसी भी पदार्थ के जितने ग्राम सूत्रभार घुले होते हैं उसे उस पदार्थ का फार्मलता कहते हैं। फार्मलता को कैपिटल एफ से दर्शाते हैं और इसका फार्मूला जो है ग्राम सूत्रभार बटे आयतन होता है। अब बोलेंगे ग्राम सूत्रभार क्या होता है, तो ग्राम सूत्रभार जो है आपका, ग्राम सूत्रभार को समझने के लिए हम H2O की तरफ लेते हैं। H2O का अगर निकालेंगे मॉलिक्यूलर वेट यानी अणुभार निकालेंगे 18 आएगा। तो ये 18 AMU होता है, यानी एटॉमिक मास यूनिट। ये आपका AMU में होता है। तो अगर ग्राम सूत्रभार को समझेंगे तो यही केवल 18 ग्राम में हो जाता है, यानी ग्राम सूत्रभार जो है ग्राम में होता है और यह अणुभार जो होता है आपका AMU में होता है। तो ग्राम सूत्रभार वही है। तो फार्मलता का जो है सूत्र होता है ग्राम सूत्रभार बटे आयतन लीटर में। ये आपका फार्मलता का फार्मूला है फार्मलता निकालने के लिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। तो फाइनली हम लोग नेक्स्ट हेडिंग की तरफ आ गए हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसको देख लेते हैं। आपका हेडिंग का नाम है जो है विलेयता, यानी सॉल्युबिलिटी है, जिसको विलेयता कहते हैं। तो विलेयता का डिफिनेशन देख लेते हैं कि 100 ग्राम विलयन को संतृप्त करने की आवश्यक विलेय की मात्रा ही आपका विलेयता यानी सॉल्युबिलिटी कहलाता है। और इसी का अथवा करके एक डिफिनेशन और देख सकते और इसी का अथवा करके एक डिफिनेशन एक और देख लेते हैं कि किसी विलेय किसी विलायक में विलेय की घुलने की क्षमता ही उसकी विलेयता कहलाती है। यानी विलेयता को समझने के लिए हम लोग नमक और पानी से समझते हैं। नमक, अगर नमक पानी में नमक घोलेंगे तो नमक जो घुलता है पानी में, नमक की जो क्षमता है वही आपका विलेयता कहलाता है, यानी सोलिबिलिटी कहलाता है। तो हम लोग सिंपल सा ये वाला डिफिनेशन आसानी से याद कर सकते हैं, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा, छोटा है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। विलेयता जो है निर्भर करती है, मतलब 3 चीज़ों पे आपका विलेयता निर्भर करता है। पहला जो है आपका विलय एवं विलायक की प्रकृति पर, दूसरा ताप पर और तीसरा दाब पर। तो 3 चीज़ों पे आपका विलेयता निर्भर करती है। अब अगले नेक्स्ट हेडिंग की तरफ चलते हैं। इन तीनों को बाद में डिटेल में समझेंगे। तो आपका अगला हेडिंग है ठोसों में द्रव की विलेयता, यानी ठोस पदार्थ द्रव में किस तरह से घुलता है। तो एक निश्चित ताप यानी 100 ग्राम विलायक में किसी ठोस की घुली हुई अधिकतम मात्रा जिससे संतृप्त विलयन बनाया जा सके उसे ही ठोस का द्रव में विलेयता कहते हैं। इसका भी वही है, अथवा करके एक और डिफिनेशन दिया है, अभी मैंने पीछे बताया हूँ वही है सेम। तो जब किसी द्रव यानी पदार्थ यानी पानी, जब किसी द्रव पदार्थ यानी पानी में ठोस पदार्थ नमक जैसे घुलता है तो द्रव में ठोस पदार्थ की घुलने की क्षमता ही ठोसों में द्रव की विलेयता कहलाती है। तो सेम वही है डिफिनेशन, बाकी आप सब अपने हिसाब से याद कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना देख लिए हैं कि विलेयता क्या होता है, विलेयता किसे कहते हैं और विलेयता किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है, इन सभी को डिटेल में आगे समझेंगे। अभी हम लोगों ने ठोसों में द्रव की विलेयता को समझे हैं और आगे एक एक करके हेनरी का नियम, आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन और बाकी पराशर दाब और बाकी सब जितने भी हेडिंग हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं उनको आगे कवर करने वाले हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।